हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और सही प्रकार से अपने एग्जाम की तैयारी में पूरे जोर शोर तरीके से लगे होंगे। आज इस वीडियो में दोस्तों हम क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस का जो सेकेंड टर्म एग्ज़ाम था दोस्तों, आज उसका जो है कंप्लीट सोल्यूशन करने वाले। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों आज के सबसे पहला क्वेश्चन जो इवनिंग शिफ्ट वाले बच्चों से पूछा गया था। यह इवनिंग शिफ्ट का जो क्वेश्चन है उसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन है, तो एंड तक देखिएगा वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, राज्यसभा किस प्रकार राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। जी हाँ, राज्यसभा राज्यों को किस प्रकार से प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि राज्यसभा में राज्यों द्वारा राज्यों से जो चुने गए प्रतिनिधि होते हैं वो राज्यसभा में होते हैं। इस प्रकार से जो राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। और साथ साथ अगर हम बात करें तो राज्यसभा में जो भी MLCs होते हैं वो राज्य के में नियमों का उल्लेख करते हैं, उनके आधार प्रकारों का उनका निर्णय किया जाता है। तो यहाँ से आपको लिखना था राज्यसभा, जैसे आप सभी को पता है कि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि इसमें जनता का प्रतिनिधित्व अगर हम कहें तो नहीं होता है, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से जो लोग चुने जाते हैं वो लोग जो है राज्यों से होते हैं, वो राज्यसभा में होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था कि संसदीय समितियों को लघु विधायिका क्यों कहा जाता है। तो संसदीय समितियों को लघु विधायिका क्यों कहा, क्योंकि नियमों को निर्माण करने में, लागू करने में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, तो इसलिए इसे लघु विधायिका भी कहा जाता है। दल बदल क्या है, इस पर नियंत्रण लगाने के लिए भारतीय संविधान में कौन सा संविधान संशोधन किया गया। तो दल बदल की अगर हम बात करें दोस्तों, तो जब किसी एक राजनीतिक नेता के द्वारा किसी एक विशेष दल के चुनाव लड़ा जाता है और चुनाव जीतने के बाद जब वह दूसरे पार्टी में चला जाता है तो इसे हम दल बदल के नाम से जानते हैं। और दल बदल को रोकने के लिए भारतीय संविधान में 91वां संविधान संशोधन दोस्तों किया गया था 2003 में। तो ये आपको लिखना है। ठीक है, 2003 में 91वां संविधान संशोधन किया गया था। अगर हम दल बदल की सूची की बात करें तो 10वीं अनुसूची है दल बदल, जो 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से ये सूची को ऐड किया गया था। ठीक है, 91वें संविधान संशोधन है दल बदल संबंधित। ठीक है, इस तरह से आपको इसका उत्तर लिखना था। स्थायी कार्यपालिका की किन दो विशेषता उल्लेख कीजिए। स्थायी कार्यपालिका दोस्तों सबसे पहले दोस्तों आपको सभी पता होना, स्थायी का जो कार्यपालिका है ये जो नीतियाँ होती हैं उसके क्रियान्वयन करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो भी सरकार द्वारा नीतियाँ बनाई जाती हैं, जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं, उस योजनाओं के क्रियान्वयन में सबसे बड़ी भूमिका स्थायी कार्यपालिका को होती है। और स्थायी कार्यपालिका दोस्तों क्योंकि इसका विघटन नहीं किया जा सकता है, हमेशा स्थायी रहती है, एक बार चुनने के बाद समापन, इनका विघटन नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे में अपने कामों को भलीभांति पूर्ण करती हैं। तो स्थायी पालिका दूसरे जवाब आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था आप सभी से कि भारतीय न्यायपालिका का ढांचा किस प्रकार पिरामिड के आकार की भांति स्पष्ट कीजिए। तो भारतीय न्यायपालिका की अगर हम बात करें तो पिरामिड के आकार की हमारी न्यायपालिका क्या है, पिरामिड के आकार की है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्थानीय न्यायालय है, फिर दोस्तों जिला न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय, फिर सर्वोच्च न्यायालय। ठीक, इस तरह से आपको यहाँ पर लिखना था। चलिए नेक्स्ट, न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय की महत्वपूर्ण शक्ति किस प्रकार है। तो दोस्तों न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय की जो महत्वपूर्ण शक्ति, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने दिए गए निर्णय को जो है भविष्य में द्वारा बदला जा सकता है। और अगर इस एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें दोस्तों, जैसे गोलकनाथ विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भाई मौलिक अधिकार में संशोधन करने के अधिकार जो है संसद के पास नहीं है। बट इसी विवाद को बाद में न्यायिक पुनर्वलोकन करते हुए जो है बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दे दिया कि जो संसद है वो मौलिक अधिकारों में परिवर्तित कर सकती है। ठीक है, तो इससे आप न्यायालय की महत्वपूर्ण शक्ति भी कह सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी शक्ति से क्या अभिप्राय। तो सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों राष्ट्रपति विधि संबंधित किसी प्रकार के प्रश्न पर जो है न्यायपालिका से सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है, परंतु न्यायपालिका द्वारा जो भी निर्णय, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो भी निर्णय दिया जाता है उस निर्णय को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। तो ये बाध्य कह सकती नहीं है, इस तरह लिखना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, स्वतंत्रता मानव समाज की मूलभूत प्रवृत्ति है, उपयुक्त उदाहरण की सहायता से इस कथन की पुष्टि कीजिए। जैसे आप सभी को पता है स्वतंत्रता सभी अधिकारों की जननी है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि स्वतंत्रता, अगर आप स्वतंत्र हैं तभी आप अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप स्वतंत्र नहीं हैं तो आप अपने अधिकारों का प्रयोग कैसे कर पाएंगे। तो इसलिए कहा जाता है स्वतंत्रता जो है सभी अधिकारों की जननी है और मानव समाज की मूलभूत प्रवृत्ति भी स्वतंत्र, क्योंकि मानव जो है स्वतंत्र पैदा हुआ है, प्रकृति में मानव स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकता है। तो इस प्रकार स्वतंत्रता मानव समाज की मूलभूत प्रवृत्ति है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, समाजवाद क्या है। राम मनोहर लोहिया का कोई एक समाजवादी आदर्श बताए। तो समाजवाद जैसे आप सभी को पता है, समाजवाद का मतलब होता है देश के संसाधनों पर सभी लोगों को समान रूप से अधिकार होना। ठीक है, व्यक्ति
ठीक इस प्रकार से इसे हम समाजवाद यानी संसाधनों का संपूर्ण समाज में बंटवारा करना, किसी के साथ किसी प्रकार भेदभाव नहीं करना, ये समाजवाद है। ठीक, इस तरह से आपको इसका उत्तर लिखना था। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया था, संस्थात्मक तथा अध्यक्षात्मक कार्यपालिका के बीच किन्हीं 4 अंतरों को स्पष्ट करें। तो आप सभी को पता है संस्थात्मक जो अगर हम कार्यपालिका की बात करें तो संस्थात्मक जो कार्यपालिका जिसमें राष्ट्र का प्रमुख जो होता है दोस्तों प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, वास्तविक रूप से अगर हम बात करें तो नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति होता है। तो इसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों होते हैं, परंतु जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। जबकि इसकी अगर हम बात करें अध्यक्षात्मक में तो इसमें राष्ट्र का जो प्रमुख होता है और जो राष्ट्र और सरकार दोनों का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। तो इस तरह से आपको 4 अंतर लिखने थे। यहाँ मैंने यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर दिखा रखा है 4 अंतर जो है संसदात्मक और जो है अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में। ठीक है, तो इसे आप देख सकते हैं दोस्तों, यह अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषताएं और संसदात्मक शासन प्रणाली की विशेषताएं यहाँ पर देख रखी हैं, आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति ने जिसे हम न्यायिक प्रलोभन कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के 3 क्षेत्राधिकार में से जो सलाहकारी क्षेत्राधिकार ये भी है, आपने देखा स्वतंत्रता का अर्थ यहाँ पर आप देख लीजिएगा। समाजवाद का मतलब एक आर्थिक समाज दर्शन है जिस समाजवादी व्यवस्था में धन संपत्ति के स्वामित्व और वितरण समाज के नियंत्रण के अधीन रहते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको करना था दोस्तों। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर जो पूछा गया था दोस्तों वो है 10, समानता की स्थापना हेतु किस प्रकार के प्रयत्नों की आवश्यकता है, अपने उचित तरीके प्रस्तुत कीजिए। 11 क्वेश्चन निम्नलिखित चित्र का अध्ययन कर इस बात पर आधारित प्रश्नों को उत्तर। सिंपल सा क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर पूछा गया था। ठीक है, आप इसका उत्तर भली बात आपने दे दिया होगा आई थिंक। तो इस तरह से बहुत इजी क्वेश्चन आप पूछे गए थे सेकेंड शिफ्ट में बात करें तो। हालांकि मॉर्निंग शिफ्ट में भी क्वेश्चन अच्छे पूछे गए थे, बहुत इजी क्वेश्चन पूछे गए। और क्वेश्चन की बात करें तो 80% क्वेश्चन बहुत इजी आया था और जो 20% क्वेश्चन दोस्तों हॉट क्वेश्चन टाइप होता है, आप सभी को पता है। ठीक है, इसी प्रकार से 11 क्वेश्चन देख सकते हैं पूछा गया है। ठीक, ये 11 क्वेश्चन है चित्र वाला। 12 क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई गरिमापूर्ण जीवन हेतु स्वतंत्रता नितांत आवश्यक मूल है, यही कारण है कि खास स्थिति में ही उचित प्रतिबंध स्वतंत्र लगाए जाए। इस कथन के संदर्भ ज्ञान से मिलकर हानि सिद्धांत की व्याख्या करें। तो हानि सिद्धांत दोस्तों मैंने यहाँ पर दे रखा है, आप यहाँ से कह सकते हैं जॉन स्टुअर्ट मिल की हानि का सिद्धांत जो है। ठीक है, समाजवाद ठीक है, जॉन स्टुअर्ट मिल की जो हानि का सिद्धांत स्वतंत्रता का अर्थ। ठीक है, तो ये यहाँ आप देख सकते हैं जो है हानि के सिद्धांत, ये पूरा आपको ये आपका पूरा उत्तर दोस्तों था, यहाँ से आपको कर लेना था। ठीक है, पूरे आपको नंबर मिल जाते हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट जो 13 क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा। हाँ, तो समानुपातिक न्याय क्या है? क्या समानुपातिक न्याय सामाजिक न्याय का एकमात्र साधन है? और न्याय के 3 सिद्धांतों की अगर हम बात करें तो न्याय के अगर 3 सिद्धांत की दोस्तों अगर हम बात करें 6 नंबर में इसको आपको एक्सप्लेन करना था। न्याय का जो प्रथम सिद्धांत दोस्तों वो है समान आधारभूत स्वतंत्रता। क्या है? समान आधारभूत स्वतंत्रताएं। ठीक है, इसमें जैसे अगर हम बात करें तो जॉन रॉल्स के अनुसार न्याय का जो प्रथम सिद्धांत यही है कि सभी व्यक्तियों को अपने व्यक्तित्व विकास के लिए मूल स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए, अतः सभी व्यक्तियों को समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए। इसलिए सभी उदारवादी लोकतांत्रिक देशों में सभी नागरिकों को समान अधिकार तथा स्वतंत्रताएं दी जाती हैं। अगर हम न्याय के द्वितीय सिद्धांत की बात, जो न्याय का दूसरा सिद्धांत उसकी अगर हम बात करें तो अवसर की उचित समानता। क्या है? अवसर की उचित समानता। अवसर की उचित समानता, ये दूसरा सिद्धांत न्याय का दोस्तों। ठीक है, अवसर की उचित समानता का नियम, ये न्याय का दूसरा सिद्धांत है। तो रोल्स के न्यायिक सिद्धांत की दूसरी अगर महत्वपूर्ण विशेषता की अवसरों की बात करें दोस्तों, तो जॉन रोल्स ने पूंजीवादी व्यवस्था का समर्थन किया। इसके अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में लोगों को उद्योग धंधे तथा कारखानों की स्थापना करने के लिए समान अवसर मिलने चाहिए। ठीक है, ये न्याय का जो है दूसरा सिद्धांत है दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार से अगर तीसरे सिद्धांत की बात करें तो तीसरा सिद्धांत जो तो है न्याय का आय का पुनर्वितरण। ठीक है, आय का पुनर्वितरण। इस तरह से न्याय के 3 सिद्धांत को आप यहाँ पर लिख लेना था दोस्तों। ठीक है, इस तरह से दोस्तों
इवनिंग शिफ्ट का जितने भी क्वेश्चन आए थे इसका सोल्यूशन दोस्तों हमने आपसे सामने प्रस्तुत कर दिया है। आई होप वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।